नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा और आज एक बार पड़ताल करेंगे बांग्लादेश के हालात की। वहां पर जो बगावत हुई है उसके पीछे क्या वजह है, इस बगावत में अब कौन से लोग शामिल हैं, किस तरह की अराजकता वहां की सड़कों पर है। लोकतंत्र बचाने के नाम पे बांग्लादेश का लोकतंत्र अब सरेआम नीलाम हो रहा है। जिस शेख हसीना ने 4 बार से लगातार जीत हासिल की, उनको बहुत ही बेआबरू होकर बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। जिस संसद भवन में उन्होंने इसी साल 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी संसद भवन में उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। बांग्लादेश बनाने वाले शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी गईं। ये नाराजगी, ये गुस्सा, ये आक्रोश, इन सब के पीछे क्या है? ये बगावत जिसने बांग्लादेश में लोकतंत्र के चेहरे को लहूलुहान कर दिया, उस बगावत की आग को चिंगारी कौन दिखा रहा है? एनडीटीवी इंडिया आज इस सच की पड़ताल करने जा रहा है कि बगावत के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। जिस शेख हसीना को बांग्लादेश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माना गया, अगर उनके खिलाफ अचानक बगावत की आग इतनी तेज भड़क गई तो सवाल है इसके पीछे कौन है। शेख हसीना के खिलाफ साजिश 2 स्तरों पर दिखी। पहला तो बांग्लादेश के भीतर से बगावत और दूसरा बाहर से आग लगाने की चाल। उस बगावत को बाहर से हवा देने में क्या पाकिस्तान और चीन का भी हाथ हो सकता है? सबसे चौंकाने वाला सवाल यह है, क्या अमेरिका भी शेख हसीना को अब सत्ता में नहीं देखना चाहता? जब आरक्षण की समस्या का समाधान निकल आया था, फिर बांग्लादेश पे पैदा हुए जनाक्रोश को किनका समर्थन हासिल था? काफी समय से एक्सटर्नल फोर्सेस हसीना सरकार के खिलाफ हो गए थे। अमेरिका, चीन, ये दोनों काफी खिलाफ हो गए थे और पाकिस्तान का तो हाथ बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ काफी एक पुराना खेल है। मगर पिछले साल जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने हसीना सरकार के खिलाफ सैंक्शंस का थ्रेट लगाया, तो उससे साफ जाहिर था कि अमेरिका नहीं चाहता कि हसीना सत्ता में रहे। और अब कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि चीन काफ़ी नाराज़ था हसीना सरकार से, और जब हसीना गई बीजिंग, तो जिस तरह से उनका रिसेप्शन हुआ, उससे काफ़ी इंडिकेशन मिला कि चाइना उनसे काफ़ी नाराज़ है। और उनके आने के बाद जब वापस आई बांग्लादेश, उन्होंने खुलेआम पब्लिक में कहा कि जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट है, वो चीन तो तैयार है करने के लिए, मगर वो भारत को देगी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि भारत के कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जो काफ़ी जेन्युइन हैं। तो इससे चीन और भी नाराज़ हो गया। विदेशी साजिश की कहानी हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप बांग्लादेश के अंदर देखिए कि कहां से शेख हसीना के खिलाफ बगावत की चिंगारी भड़की, तब आपको 3 मोर्चों पर बगावत दिखेगी। पहली बगावत छात्रों की, दूसरी बगावत विपक्षी दलों की और तीसरी बगावत सेना की। ये छात्रों के अंदर उपजा आक्रोश ही है जो पिछले 1 महीने से बांग्लादेश की सड़कों पर बारंबार दिखा। हजार छात्र उस आरक्षण के सवाल पर सड़कों पर खड़े थे, जिसने बांग्लादेश को 2 खेमों में बांट दिया। एक हिस्सा वो था जो 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को मिलने वाले 30% आरक्षण का विरोध कर रहा था। वो धीरे धीरे ऐसे जनाक्रोश में बदल गया जिसने सत्ता के होश ठिकाने लगा दिए। शेख हसीना सरकार के खिलाफ तो लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए, लेकिन उनकी अगुवाई 3 ही छात्र कर रहे थे। उनका नाम है नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार। इन तीनों में से भी नाहिद इस्लाम इस छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा। नाहिद का कहना था कि वो शेख हसीना को हटाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। उसने लोगों से कहा, अगर लाठी काम नहीं आई तो वो हथियार उठाने को भी तैयार है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र नाहिद को 20 जुलाई को ढाका पुलिस ने उठा लिया था।
उसकी बेहद निर्ममता से पिटाई हुई। अब शेख हसीना की सत्ता छिन गई तो नई सरकार को लेकर नाहिद के इरादे सामने आ रहे हैं। आगामी 24 घंटार मध्य हम 24 घंटे के भीतर एक अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे। इस जन क्रांति में शामिल होने वाले लोग और छात्र इस अंतरिम सरकार का हिस्सा होंगे। सिविल सोसाइटी और पेशेवर संस्थाएं भी प्रतिनिधि होंगे। हम उन नामों का प्रस्ताव रखेंगे जो इस अंतरिम सरकार में होंगे। माध्यमे আমরা একটা অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের রূপরেখা এবং নাম সেই সরকারে কারা কারা থাকবে সেই নামগুলো ঘোষণা করব। वहीं दो और छात्र भी नाहिद के साथ शेख हसीना विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज का स्टूडेंट आसिफ महमूद इनमें से अहम है। खास बात यह है कि वो भी नहीं चाहता कि बांग्लादेश में सैनिक शासन लागू हो। वहीं दूसरी ओर ढाका यूनिवर्सिटी में ही भूगोल के छात्र अबू बकर मजूमदार ने मानवाधिकार के सवाल को आंदोलन से जोड़ दिया। आरक्षण पर आंदोलन का पहला रण तो इन्होंने जीत लिया, जिसमें शेख हसीना को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा। अब ये छात्र नेता लोगों की जान माल की दुहाई दे रहे हैं। लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम अपने देशवासियों से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी भेदभाव के अपना पक्ष रखें, देश निर्माण की तैयारी करें। बगावत का बारूद तो तब से ही तैयार था जब 6 साल पहले शेख हसीना की सरकार ने ही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी की वजह भ्रष्टाचार को बताया गया, जिसमें खालिदा जिया को 17 साल जेल की सजा हुई थी। उस गिरफ्तारी के बाद हुए चुनाव में बांग्लादेश के लोगों ने शेख हसीना पर ही भरोसा किया, लेकिन जेल में बंद खालिदा जिया की पार्टी के नेताओं ने सत्ता विरोधी माहौल बनाने की कोशिशें जारी रखी। इसमें शेख हसीना की सरकार और खुद प्रधानमंत्री रहते शेख हसीना के खिलाफ विपक्ष ये नैरेटिव बनाने में कामयाब रहा कि जिसको शेख हसीना पसंद नहीं करती या जो उनका राजनीतिक विरोधी हो गया, उसके खिलाफ वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। जब नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जैसे बुद्धिजीवी ऐसी बातें कहने लगे तो लोगों का शक यकीन में बदलने लगा कि हो न हो शेख हसीना सरकार अपने विरोधियों को जबरन जेल में डाल देती है। ये एक ऐतिहासिक पल है। एक नोबेल पुरस्कार विजेता पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए। ये आरोप सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं थे, हम 7 लोगों पर आरोप लगाए गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के लिए काम करने में लगा दी। वो सिर्फ कर्मचारी नहीं थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। ऐसे लोगों पर इस तरह के आरोप लगाए गए। यह कारण नहीं है कि इधर शेख हसीना की गद्दी गई और उधर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की जेल से रिहाई भी हो गई। दरअसल खालिदा जिया और उनकी बीएनपी को पहले से ही पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी बांग्लादेश में एक ऐसा कट्टरपंथी संगठन है जो पहले से ही शेख हसीना की सेकुलर सोच वाली सरकार का कट्टर विरोधी रहा है। रही सही कसर बांग्लादेश की आर्मी ने पूरी कर दी। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना में जो नए और युवा अधिकारी हैं, जो शेख हसीना की सरकार से सहमत या खुश नहीं थे, जिस तरह से सोमवार को शेख हसीना को इतना भी समय नहीं मिला कि वो राष्ट्र के नाम अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकें, उससे यही लगता है कि सेना ने भी पहले ही मन बना लिया था कि अब हसीना को जाना होगा। समस्त राजनीतिक दलेर नेतृबृंदকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম, ওনারা এখানে এসেছেন, আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि शेख हसीना के खिलाफ इतनी नाराजगी थी कि उनके पैरों तले से सत्ता की कालीन खिसक गई और उनको पता ही नहीं चला। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था उसकी पटकथा क्या कहीं बाहर लिखी जा रही थी। जिस तरह पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में विपक्षी दल के नेताओं के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की साठगांठ बढ़ने की खबर आई है, उससे ये शक और गहराता गया। फिर चीन और अमेरिका जैसे देशों ने शेख हसीना को जिस तरह तवज्जो देना बंद कर दिया था, उससे भी अनहोनी की आशंका बनने लगी थी।
बांग्लादेश में शेख हसीना की कुर्सी छीनने के पीछे किन विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है? ये सवाल आज कूटनीति के गलियारों में सबसे ज्यादा घूम रहा है। क्या हसीना की सरकार के पीछे चीन पड़ा हुआ था, या पाकिस्तान अपना पुराना हिसाब बराबर करने के लिए तख्ता पलट की साजिश में शामिल था, या फिर दूर बैठा अमेरिका नहीं चाहता था कि बांग्लादेश में हसीना की सरकार चले? सबसे पहले पाकिस्तान की क्या चाल हो सकती है, उसकी पड़ताल जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश का निर्माण ही पाकिस्तान के बंटवारे से हुआ है। जो शेख हसीना थी वो भारत के बहुत क्लोज रही, आप जानते हैं, और वो पाकिस्तान की आईएसआई जो हमेशा अपनी ईस्टर्न साइड में ढूंढती रहती है बेसिस जहां वो ट्रेनिंग करा सके टेररिस्टों को, इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सके, तो उनको शेख हसीना के बेसिकली कभी भी वो नहीं चाहते थे कि वो कंटिन्यू करें, और उसको हमेशा डिसलॉज करने के लिए जो उनकी जमाते इस्लामी है वो पाकिस्तान से लिंक्ड है बिल्कुल उनकी आईएसआई से, और उसका इस्तेमाल किया गया। इवन जो बीएनपी खालिदा जिया की पार्टी है वो भी हमेशा प्रो पाकिस्तान ज्यादा रही है। रेडिकल इस्लामिक एलिमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, और चाहे वो जमात के लोग हों, चाहे बीएनपी के लोग हों, चाहे और उसके अलावा जो रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान उनका इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान की आईएसआई। पाकिस्तान अब तक 1971 की हार और विभाजन को भूला नहीं होगा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना की सरकार पलटने की साजिश का ब्लूप्रिंट लंदन में तैयार हुआ था। उसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था। बांग्लादेश से आ रही खबरों के मुताबिक हसीना की विरोधी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की मुलाकात आईएसआई के अधिकारियों से सऊदी अरब में हुई थी। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान नहीं चाहता कि बांग्लादेश में कोई भारत समर्थक सरकार कायम रहे। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए ढाका में आईएसआई के स्लीपर सेल लगातार काम कर रहे थे। अब की बार उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी, चटगांव यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, सिलहट यूनिवर्सिटी और राजशाही यूनिवर्सिटी के छात्रों को अपना टूल बनाया। इसके लिए आईएसआई की तरफ से जमाते इस्लामी और उसके स्टूडेंट विंग छात्र शिविर को इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने बांग्लादेश में वही मोडस ऑपरेंडी आजमाया जिसे वो कश्मीर में अंजाम देता है। उसके स्लीपर सेल ने बांग्लादेश में अशांति फैलाई, हत्या और आतंक का माहौल बनाया, जिससे हसीना सरकार की मुश्किलें बढ़ती गई। खुद शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद का भी मानना है कि उनके मां के तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। वहीं पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 1971 का बदला लिया गया है। बदले की इन बातों से शक की सुई पाकिस्तान की ओर जाती है। पाकिस्तान का हमेशा रहता है किस तरह से इंडिया को ब्लीड बाय 1000 कट किया जाए, तो उसमें ईस्टर्न साइड से उनको पहले जो बेसिस मिलते थे वो शेख हसीना के टाइम पे नहीं मिलते थे, इसलिए वो उनके खिलाफ थे। और ये जो सारा आपने 2 दिन से तमाशा देखा, और इसको एक रिजर्वेशन, एक एजिटेशन, एक बहाना ही बना, लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा किस तरह से रेडिकल एलिमेंट्स ने पूरा स्ट्रीट्स को कब्जा किया, और वो बाद में आपने देखा किस तरह से हिंदू माइनॉरिटी को भी टारगेट कर रहे हैं। एक वक्त में पाकिस्तान अमेरिका के पीछे पीछे चलता था, अब उसने अपनी निष्ठा बदल ली है और वो चीन के पीछे घूमता है। सवाल है कि क्या चीन का भी बांग्लादेश में हुई बगावत के पीछे कोई हाथ हो सकता है? ये शक इस बात से यकीन में बदलता है कि हाल ही में शेख हसीना चीन गई थी, जहां उनका ठीक से आवभगत नहीं हुआ। चीन ने ठीक से प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से प्रधानमंत्री रहते हुए भी शेख हसीना को मिलने का वक्त तक नहीं मिला। हसीना व्यथित मन बीजिंग से वापस आ गई थी। चीन इस बात से भी चिढ़ा बैठा था कि तीस्ता प्रोजेक्ट पर बांग्लादेश ने भारत का पक्ष लिया, चीन का नहीं।
ये माना जा रहा है कि चीन बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार चाहता है जो उसकी मर्जी के हिसाब से चले, जैसा वो पाकिस्तान में चलाता है। पाकिस्तान भी यहाँ एक्टिव है कहा जा रहा है। पाकिस्तान के आईएससी बांग्लादेश में है और बांग्लादेश में उनकी जो एक्टिविटीज रही हैं बहुत सालों से रही हैं और वो अंडरमाइन करना चाहते हैं जो भी वहाँ सरकार आती जो उनके फेवर में उनके साथ काम नहीं करती है। तो चीन और पाकिस्तान का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, लास्ट टाइम आपने देखा था जब वो कहते हैं कि हमारा तो आयन एक ब्रदर्स का एक रिश्ता है और बिल्कुल ही बहुत ही डीप रिश्ता है। तो वो उनके साथ आई थिंक उनके उनकी एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है इसमें उनका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है और इंडिया को नीचे कर सकते हैं, इंडिया का इन्फ्लुएंस कम कर सकते हैं, तो इसलिए उनकी तरफ इशारा ऐसा लगता है। बांग्लादेश दुनिया के मानचित्र पर बहुत तेजी से तरक्की करने वाला देश है। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर काफी तेजी से सुधरा। वहाँ लोकतंत्र भी बीते 3 दशक से शानदार तरीके से काम कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अमेरिका को फलता फूलता बांग्लादेश पसंद नहीं आता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में लोकतांत्रिक रूप से मजबूत बांग्लादेश को नहीं बुलाया, लेकिन करीब करीब दिवालिया हो चुके पाकिस्तान को बुलाया। इससे शेख हसीना के प्रति अमेरिका की चिढ़ दिखती है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री की हैसियत से शेख हसीना IMF और वर्ल्ड बैंक की बैठकों के लिए अमेरिका गई, लेकिन बाइडेन प्रशासन की तरफ से कोई मिलने तक नहीं आया। इतना ही नहीं, इस बार बांग्लादेश में आम चुनाव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया थी कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। वैसे भी बांग्लादेश को ये भूलना नहीं चाहिए कि उसका जन्म अमेरिका के विरोध के बावजूद हुआ। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जिसके हाथ 30 लाख बांग्लादेशियों के खून से सने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और एक ब्रेक के बाद देखेंगे कि क्या शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ने वालों को उनके बारे में पता था। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो बांग्लादेश में जो हंगामा छात्र प्रदर्शन के तौर पे शुरू हुआ था वो तो ठीक था, लेकिन क्या उसमें अब सिर्फ छात्र ही हैं? बांग्लादेश में आंदोलनकारी थे, ये बात समझ में आती है। नाराज़गी थी शेख हसीना से, ये बात समझ में आती है, लेकिन वो उत्पाती कहाँ से आए जिन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा? आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे बांग्लादेश बनाने वाले या उसे आज़ादी दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर हथौड़ा चलाया गया, JCB से मूर्ति गिराई गई। और इसके साथ साथ जो नफ़रत दिखाई दे रही है, सिर्फ शेख हसीना का विरोध है या वाकई उन उपद्रवियों को ये पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं? जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश को एक नई पहचान दी, जिसने उनको आवाज दी, उनकी ही मूर्ति को तोड़ दिया गया। बांग्लादेश के संस्थापक बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को प्रदर्शनकारियों ने पहले जूतों की माला पहनाई, फिर उनकी मूर्ति पर चढ़कर उसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की और बाद में JCB के जरिए मूर्ति को गिरा दिया गया। जब आप इतिहास नहीं जानते तो वर्तमान की गलतियों का हिसाब अतीत की मूर्तियों को तोड़कर चुकाते हैं। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में देखने को मिला जब प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हुए विरोध में देश झुलस गया है। सवाल है कि राष्ट्रपिता के समान बांग बंधु की मूर्ति तोड़ने वाले युवा कौन है? क्या ये युवक बांग बंधु को नहीं जानते? देश के संस्थापक और उनके विचारों को खत्म करने वाले युवक क्या चाहते हैं? कहीं इसके पीछे कोई विदेशी ताकतें तो नहीं जिसके बहकावे में आकर ये युवा अपने ही राष्ट्रपिता की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं? शेख मुजीबुर रहमान ने पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच असमानता एवं अभाव और पाकिस्तानी सैन्य शासन के खिलाफ संघर्ष किया। साल 1947 से 1971 की अवधि में उन्हें 11 वर्षों के लिए कैद किया गया था।
उन्होंने एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बांग्लादेश का गठन का प्रयास किया और अपना यह लक्ष्य हासिल किया। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बांग बंधु नाम की एक संस्था का गठन किया था, जिसके वो प्रमुख थे। इसलिए बाद में उन्हें बांग बंधु के रूप में बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना जाता है। उनके भाषणों और साहस ने बांग्लादेश की इतिहास की धारा बदल दी। चट्टग्राम, खुलना, राजशाही, रंगपुरे। It's one of disappointment, anger that इन तस्वीरों को देखकर हमें निराशा हुई, गुस्सा आया कि मेरे दादा ने इस देश को आजादी दिलाई, लेकिन उनके साथ मेरे पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। अब वही शक्तियां एक बार फिर, जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था, अब वो इस मौके का उपयोग कर स्वतंत्रता के लिए हमारी लड़ाई को बांटने और तोड़ने के अवसर के रूप में उपयोग कर रही हैं। विडंबना ही है कि जब शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी, तो उस समय बांग्लादेश में उनके परिवार का कोई नहीं था जो उनकी मौत पर शोक जताए। आज फिर उसी तरह मुजीबुर रहमान की बेटी बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई, वहां उनके परिवार का कोई नहीं जो उनके लिए आवाज उठाए। मैं शुनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। Hello Moto. Motorola Razr 50 Ultra comes with Google Gemini. और अब मोटोरोला क्वेश्चन ऑफ द डे। तो सवाल है कि बांग्लादेश की बगावत के पीछे क्या विदेशी साजिश है? ये थी बांग्लादेश की इनसाइड स्टोरीज। बगावत के पीछे और क्या कुछ हो सकता है और किस तरह की साजिश है, सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही।